गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी थी, अमोनिया जिसको हैबर प्रोसेस से बनाया जाता है और दूसरा कंपाउंड नाइट्रिक एसिड जिसको ओस्टवार्ड प्रोसेस से जो मैन्युफैक्चर किया जाता है। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए 3 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। पहले अमोनिया की ऑक्सीडेशन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया जाएगा NO प्लस वाटर मॉलिक्यूल, एंड फिर NO की ऑक्सीडेशन करके फर्दर NO2 बनाई जाएगी। NO2 को फिर वाटर के साथ मिक्स करके जो नाइट्रिक एसिड बनता है प्लस NO गैस जो रिलीज होती है जिसको फिर से रिसाइकल जो है किया जा सकता है। ठीक है, जो नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन होगा वो डाइल्यूट होगा, इसको फर्दर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है बाय डिस्टिलेशन एंड द dehydrating with concentrated sulfuric acid to get concentrated nitric acid। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ हमने ली थी। पहले रिएक्शन विद मेटल्स जब हम करते हैं तो नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और मेटल को भी, नॉन मेटल को भी, कंपाउंड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ये रिएक्ट करता है सभी मेटल्स के साथ एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लाटिनम। ठीक है, गोल्ड और प्लाटिनम के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होती, बाकी सभी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा ये। प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन जो है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल कि मेटल किस तरह का है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, नाइट्रिक एसिड, एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों पे प्रोडक्ट जो डिपेंड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हम इन रिएक्शंस को 2 कैटेगरी हमने में डिवाइड किया था। पहले हमने वो मेटल के एग्जांपल लिए थे जिसमें जिनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है, जैसे जिंक, निकल और आयरन इसके एग्जांपल हैं। तो वो जो मेटल्स हैं जब ये रिएक्शन करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ तो खुद तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल नाइट्रेट बनाएंगे। ठीक है, कोई भी मेटल, जैसे जिंक के केस में जिंक नाइट्रेट बन गया, वैसे ही निकल केस में निकल नाइट्रेट बन जाएगा, और आयरन के केस में आयरन नाइट्रेट बनेगा, तो खुद ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रेट ही बनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने जो ऑक्सीडेशन किया है और रिएक्शन की है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड खुद रिड्यूस होगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो NO2 में रिड्यूस होगा, और अगर डाइल्यूट होगा तो N2O बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये किस केस में है, जब वो मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, हम कह सकते हैं। तो एक तो मेटल नाइट्रेट बनता है, साथ में ये जो अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिया हो तो NO2 बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल तो कॉमन है, ये रिलीज होना ही है। ठीक है, ये 2 चीज़ें तो कॉमन है, मेटल नाइट्रेट एंड वाटर मॉलिक्यूल, ये दो कंपाउंड तो आएंगे। लेकिन ये जो दूसरा कंपाउंड होगा जो रिड्यूस होके, जो एसिड रिड्यूस होके जो कंपाउंड बनाएगा, तो नाइट कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो NO2 बनाएगा रिड्यूस होके, और डाइल्यूट होगा तो N2O, नाइट्रस गैस, इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, ये बनाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने जिंक का लिया है। देखिए, तो जिंक जो डाइल्यूट जब है तो N2O, नाइट्रस गैस जो है वो में कन्वर्ट हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरे टाइप के मेटल आते हैं जिसमें जिनका जो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो ये कॉपर, सिल्वर एंड मर्करी इनके एग्जांपल हैं। तो इनकी अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे, रिएक्शन करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड अगर नाइट्रिक एसिड होगा तो वो NO2 ही बनाएगा, लेकिन डाइल्यूट होगा तो फिर N2O नहीं बनाएगा, फिर NO बना देगा। ठीक है, तो हमने कॉपर का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड है तब तो NO2 ही बन रहा है, देखिए, और मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर। लेकिन डाइल्यूट होगा तो पिछले केस में जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता तब तो N2O बनता था, लेकिन यहाँ पे NO बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये रिएक्शन जो है वो कॉपर के साथ एग्जांपल लेके हमने यहाँ पे दिखाई है। इसके अलावा आप दूसरे जो मेटल हैं, सिल्वर के साथ, सिल्वर मेटल के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं, या मरकरी के, जिनके दोनों तीनों मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब आता है जो एक्वारेजिया क्या होता है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एक्वारेजिया? एक्वारेजिया जो इट इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड HCl इन द रेशियो 1:3, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, 3 पार्ट जो HCl लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। इस मिक्सचर को हम बोलते हैं एक्वारेजिया। और ये एक्वारेजिया कैन रिएक्ट विद द नॉर्मल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लाटिनम, इसके साथ रिएक्शन कर देता है। क्यों रिएक्शन करता है? क्योंकि जब हम HNO3 और HCl को 1:3 पार्ट लेते हैं, 1:3 पार्ट लेते हैं, तो ये NOCl प्लस H2 प्लस नेसेंट क्लोरीन 2Cl एटम जो है वो रिलीज करता है। ये 2Cl जो ये एटम रिलीज जो हो रहे हैं, दे कंबाइन विद द गोल्ड एंड गोल्ड क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्लाटिनम के साथ कंबाइन करके प्लाटिनम क्लोराइड बना सकते हैं। तो इनकी रिएक्शन हो जाती है, तो इसलिए एक्वारेजिया जो रिएक्ट करता है, बिकॉज इट प्रोड्यूस नेसेंट क्लोरीन एटम विच कंबाइन विद गोल्ड एंड प्लाटिनम फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे हम रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, इनकी रिएक्शन कैसे होगी? एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल के साथ सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड जो नाइट्रिक एसिड है वही रिएक्ट करता है, तो वही ऑक्सीडाइज कर सकता है, नॉन मेटल को डाइल्यूट नहीं कर सकता है।
तो आपने जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की जो रिएक्शन होती है वही लिखनी है यहाँ पे। देखो कॉन्सेंट्रेटेड में नाइट्रिक एसिड की जो ऑक्सीडेशन करने की रिएक्शन है जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन देता है, खुद तो रिड्यूस हो रहा है, खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ये दूसरों की ऑक्सीडेशन कर देगा। देखिए +5 से +4 आ रहा है नाइट्रोजन, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर में रिडक्शन हो रही है इसकी अपनी, लेकिन नेसेंट ऑक्सीजन देता है जो नॉन मेटल लेके कन्वर्ट करते हैं, क्रॉसबॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये कार्बन से बन गया कार्बोनिक एसिड, सल्फर से बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी रिएक्शन जो इस तरह से लिखी जा सकती है, ठीक है। अगर इसी तरह से फास्फोरस से फास्फोरिक एसिड, आयोडीन से आयोडिक एसिड एंड नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड, तो इनको एक रिएक्शन ये हाफ रिएक्शन है। इसके साथ जो दूसरी नाइट्रिक एसिड की जो रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन ये है, ठीक है। और इन दोनों को इन सब जब भी लिखनी होगी रिएक्शन, तो इन ये दो रिएक्शन लिखी जाएगी, एक ये और नाइट्रिक एसिड की जो हाफ रिएक्शन है, उनको ऐड करके फिर फाइनल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड जो है कैन बी ऑक्सीडाइज बाय कॉन्सेंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। दोनों इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट भी कर सकता है ऑक्सीडाइज क्योंकि ये, और डाइल्यूट भी कर सकता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होकर NO2 बनाता है, लेकिन डाइल्यूट में NO बनता है, ठीक है। नाइट और बाकी जो नेसेंट ऑक्सीजन दोनों प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो होंगे दे कैन बी ऑक्सीडाइज बाय कॉन्सेंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जैसे मैंने एग्जांपल लिया फेरस सल्फेट को ये कैसे ऑक्सीडाइज करता है इनटू फेरिक सल्फेट, मैंने एग्जांपल लिया कॉन्सेंट्रेटेड का लिया, ऐसे आप डाइल्यूट का ले सकते थे, मैंने ये एग्जांपल लिया। देखिए तो फेरस सल्फेट जो एसिडिफाइड फेरस सल्फेट होता है ना, फेरस सल्फेट है एसिडिफाइड, मतलब एसिड में एसिड डाला होगा थोड़ा सा उसमें, तो वो ऑक्सीडाइज होकर किसमें, मतलब फेरिक सल्फेट में बदलता है, ठीक है। किसमें, फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे 2+ ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे 3+ है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स दैट इज ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एसिडिफाइड फेरस सल्फेट कन्वर्टेड इनटू फेरिक सल्फेट, ये जो ऑक्सीजन आया, ये जो ऑक्सीजन है ये किसने दिया, नाइट्रिक एसिड ने दिया। ये देखिए गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहाँ पे, फेरिक सल्फेट बन गया +H2, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन ये दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो इसमें नेसेंट ऑक्सीजन आपस में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इफ यू वांट टू राइट द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फेट विद डाइल्यूट, देन यू विल टेक दिस रिएक्शन हियर डाइल्यूट, तब NO आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ओवर रिएक्शन फिर यहाँ पे NO2 की जगह पे फिर NO बन जाएगा, और ये कॉन्सेंट्रेटेड की जगह पे यहाँ पे नाइट्रिक एसिड कौन सा होगा, फिर डाइल्यूट होगा। अभी तो कॉन्सेंट्रेटेड का एग्जांपल हमने किया। तो इस तरह से कंपाउंड जो होते हैं दे कैन बी ऑक्सीडाइज बाय कॉन्सेंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूट। तो इनके एग्जांपल भी आपको मैंने यहाँ पे कल आपको स्नैप लेके जो आपको आपके पास भेजे थे। H2S जो है वो सल्फर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बनता है। तो ये कुछ एग्जांपल है। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड कंपाउंड ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये भी इसकी मतलब कॉन्सेंट्रेटेड के साथ और डाइल्यूट के साथ दोनों रिएक्शन जो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपाउंड ऑफ फास्फोरस में जो इनकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं वो तो आपको सिलेबस से डिलीट हो गई है, लेकिन जो कुछ कंपाउंड है इनके जो स्ट्रक्चर है, जैसे PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, PCl3 का जो है इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, इट इज़ स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अमोनिया PCl3 का। तो ये स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। PCl5 जो है वो उसका ट्राइगोनल बायोपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, तो कैसे उसको ड्रॉ करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। हम ऑक्सो एसिड का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज नो दैट इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, बट इनके स्ट्रक्चर जो है आप नोट कर सकते हैं। ऑक्सो एसिड और फास्फोरस में सबसे पहला एसिड आता है H3PO3, जिसको फास्फोरस एसिड बोलते हैं हम, फास्फोनिक एसिड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नाम दोनों नाम है इनके, फास्फोरस एसिड या फास्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला होता है H3PO3, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रल एटम फास्फोरस बीच में आएगा। और जब भी एसिड का स्ट्रक्चर बनता है तो जो भी एटम होगा, जैसे कोई A एटम है, तो ये डबल बॉन्ड O और OH तो यहाँ पे आएगा ही आएगा इस तरह से, ठीक है। तो डबल बॉन्ड O मतलब एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O होगा और दूसरे के साथ OH होगा, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होगा 2 OH आ जाते हैं और एक PH बॉन्ड रह जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन 3 ही है इसमें, ठीक है। 4 होते तो एक OH और आ जाता। तो यहाँ पे अगर आप इसमें क्या, एक तो स्ट्रक्चर आ गया है इसका, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये, और दूसरा इसमें जितने OH है उतनी उसकी बेसिसिटी होती है उस एसिड की। जैसे यहाँ पे OH कितने 2 OH है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है 2 है, ठीक है। तो बेसिसिटी एक्चुअल नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। तो ये ये रिएक्शन आपने नहीं नोट करनी, सिर्फ आपने इसकी बेसिसिटी क्या होगी और स्ट्रक्चर क्या है ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फास्फोरस एसिड के बाद आता है हाइपोफास्फोरस एसिड, ठीक है। फास्फोरस एसिड जो है वो उसमें हाइपो वर्ड, देखो ये चीज़ नोट करना आपने, हाइपो प्रीफिक्स तब यूज़ होता है जब हम एक ऑक्सीजन जो है स्ट्रक्चर से जो है बाहर निकालते हैं, ठीक है। वी गेट
कैरिड आउट वन ओ एटम फ्रॉम द स्ट्रक्चर। अगर यहाँ से एक ओ एटम को हटा देता हूँ मैं, तो वो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो किसका होगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपो वर्ड इज यूज्ड या हाइपो प्रीफिक्स इज यूज्ड व्हेन वी रिमूव वन ओ एटम फ्रॉम द स्ट्रक्चर। ओ ये वाला नहीं आएगा, ओ एच से ओ निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ ओ एच निकल गया, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है किसका हो गया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। यहाँ पे जो एसिडिक करेक्टर है, बेसिसिटी ओ एच की वजह से है, जितने ओ एच होंगे, लेकिन जो इस ये पी एच बॉन्ड होने के कारण, यहाँ पे भी पी एच बॉन्ड आगे देखिए, पीएच बॉन्ड होने के कारण इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पीएच बॉन्ड, ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। तो ये इसका जो फॉर्मूला H3PO2 हो गया, इज अ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। इसके बाद आता है पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरो जो है, पायरो वर्ड कब लगता है, पायरो वर्ड तब लगता है जब दो मॉलिक्यूल को आप जोड़ते हैं विद रिलीज रिमूव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पायरोफ्रिक्स लगता है। पायरोफ्रिक्स इज एडेड या यूज्ड इफ वी जॉइन टू मॉलिक्यूल्स एंड एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया तो ओ एच में देखिए कैसे इंट्रैक्शन हुई, एक एच आएगा, ओ एच पूरा ही आ जाएगा, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल निकल गया है, और ये ओ बीच में आ जाता है, इस तरह से बॉन्डिंग हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम पायरोफॉस्फोरस एसिड बोलेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। अब इसमें बेसिसिटी कितनी है, 2 ही है, देखिए बेसिसिटी यहाँ पे 2 ही है। ऑक्सीजन स्टेट्स निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला जो भी फार्मूला बनेगा उससे ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकाली जा सकती है। इसके बाद आता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 फार्मूला होता है, इसका स्ट्रक्चर ये आता है। ओ एच इसमें 3 आ जाते हैं, पी डबल बॉन्ड है ही है एक, और इससे इसकी बेसिसिटी जो है वो 3 ओ एच होने के कारण इसकी बेसिसिटी जो इट इज ट्राई बेसिक या बेसिसिटी इनकी 3 है, ठीक है, बेसिसिटी इसकी क्या है, 3 है। तो ये नोट यहाँ पे चीज़ नोट करेंगे। फिर आता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब मैंने जैसे पहले बताया आपको, पायरो वर्ड कब लगता है, जब दो एसिड मॉलिक्यूल को हम लेते हैं और वाटर दोनों को जोड़ देते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं। H2 देखो रिलीज हो गया, ठीक है, H2 इज रिलीज हियर। एंड अब ये जो स्ट्रक्चर बना देखो, POH दो लगे हैं इसके साथ, डबल बॉन्ड O भी है और बीच में O आ गया, P डबल बॉन्ड और स्ट्रक्चर सेम रहा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है H4P2O7, इट इज़ अ पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। तो एक और आता है पर ऑक्सो पायरो फॉस्फोरिक एसिड। तो वो होगा पर ऑक्सो वर्ड कब लगता है, जब स्ट्रक्चर में आप एक ओ ऐड कर देते हैं, व्हेन ओ इज एडेड टू द एट द सेंटर। देखो एक ऑक्सीजन बढ़ गया बीच में, तो इसमें पर ऑक्सो शब्द लग जाता है, पर ऑक्सो पायरो या पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड, ये पर ऑक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड इसका फॉर्मूला है ये। और पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड के लिए, मोनो का मतलब होता है एक ही में, जो फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल था एक, ये वाला मॉलिक्यूल, इसमें बीच में एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया आपने, तो वो बन गया परोक्सो मोनो फॉस्फोरिक एसिड। अब बेसिसिटी इसकी भी कितनी है, 3 ही है, देखिए इसमें यहाँ पे बेसिसिटी जो है वो A1 2 3 4 है बेसिसिटी इसकी। तो सबकी बेसिसिटी और स्ट्रक्चर क्या होगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम यहाँ से ये हटा देंगे और डायरेक्ट ये दोनों जो आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए ये बीच में ऑक्सीजन हटा दिया, दोनों डायरेक्ट जोड़ दिया दोनों को, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड में क्या करते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड में क्या होगा, जो फॉस्फोरिक एसिड है उस एक मॉलिक्यूल से वाटर निकालना है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल से, दो मॉलिक्यूल से वाटर निकालते हैं तो पायरो प्रीफिक्स लगता है, और मेटा कब लगता है, जब एक मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, वन मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो ये देखिए वन मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, ये है, ये वन मॉलिक्यूल, एक एच यहाँ से एक ओ एच वहाँ से बाहर, ये बॉन्ड तो टूट ही जाएगा, तो 3 ही बॉन्ड बचेंगे, ये ओ और डबल बॉन्ड और ओ एच के साथ। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। लेकिन जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है ये इट विल नॉट एग्जिस्ट एज ए मोनोमर यूनिट्स, इट विल एग्जिस्ट एज आइदर लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, इस तरह से होता है इसका, या ये इट विल फॉर्म साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये स्ट्रक्चर आप इनके नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया NF3 डू नॉट हैव डोनर प्रॉपर्टी, NH3 हैव डोनर प्रॉपर्टी। NF3 की इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी कम हो जाती है नाइट्रोजन कॉपी, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो ऊपर की तरफ ही है, जिस तरफ लोन पेयर उसी तरफ डाइपोल मोमेंट है, तो इसके कारण इसकी डोनर प्रॉपर्टी होती है, इसकी डोनर प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है चाल्कोजन, ऑक्सीजन फैमिली जिसको हम बोलते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है, ये इनके
एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 16 के, चालकोजन भी इसको कहा जाता है, और फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं ये। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 NP4 होती है, सभी की इलेक्ट्रॉन NH2 NP4 होती है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन इनके? 6 है, ठीक है। जितने भी कॉमन एटम्स जो है मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कॉमन एटम है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, हेलोजन्स है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नॉलेज होना चाहिए आपको, एकदम आना चाहिए। नाइट्रोजन के पास, और नाइट्रोजन और फास्फोरस के पास 5 होते हैं, ऑक्सीजन सल्फर के पास 6 होते हैं, और हेलोजन के 7 होते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो उसके बेसिस पे ये बॉन्डिंग होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन जो एक एलिमेंट है जो मैक्स -2 ऑक्सीजन स्टेट ही दिखाता है कुछ कंपाउंड को छोड़ के, जैसे OF2 है, इसमें +2 हो जाता है, ऑक्सीफ्लोराइड है, ठीक है। ऑक्सी डाइफ्लोराइड में क्या दिखाता है? +2 दिखाता है। या H2O2 में क्या दिखाएगा? ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट जो है -1 भी होती है, ठीक है। बाकी सभी कंपाउंड में -2 ही दिखाता है। तो ये दो कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे +2 हो जाती है, फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनता है ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में -1 होता है, ठीक है। सल्फर एंड अदर एलिमेंट्स शो, देखो -2 भी दिखाते हैं, +2 भी दिखाते हैं, +4 भी दिखाते हैं, +6 भी दिखाते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स दिखाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स दिखाएंगे सल्फर एंड अदर एलिमेंट्स। इसका कारण क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऑक्सीजन शो द -2 ओनली ऑक्सीजन, बट सल्फर शो वेरिएबल दैट इज -2 +2 +4 एंड +6 ऑक्सीजन स्टेट। इसका कारण ये है कि ऑक्सीजन के पास जो है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, लेकिन सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए वो ऑक्सीजन स्टेट जो अपनी मतलब लार्ज नंबर दिखा सकता है, चेंज कर सकता है। जब ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी तो ऑक्सीजन स्टेट जो +2 होगी, क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जब एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो आप देखो कितने हो जाएगी, 1 2 3 4 +4 हो जाएगी। अगर और एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 +6 हो जाएगी। तो वैकेंट 3D ऑर्बिटल होने के कारण, ये 3D ऑर्बिटल है, ये भी 3D ऑर्बिटल है, तो वैकेंट 3D ऑर्बिटल होने के कारण जो है सल्फर कैन शो +4 +2 +2 -2 +4 +6 ऑक्सीजन स्टेट ऑल्सो, बट ऑक्सीजन डो नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्योंकि जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे तो ये है 2s2 2p4 है, तो 2d तो कोई होता ही नहीं ऑर्बिटल, 2d डू नॉट एग्जिस्ट, तो इसलिए वो अपना ऑक्सीजन स्टेट को -2 या +2 ही दिखा सकता है, बाकी नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक वेरी इंपॉर्टेंट, जो फिजिकल प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में जाते हैं तो आयनीशन एंथैल्पी क्या होती है, क्योंकि साइज कम होता जाता है, आयनीशन एंथैल्पी जो वैल्यू इंक्रीज करती है, ठीक है। तो जैसे अगर आप ये नाइट्रोजन के पास आता है ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन, ठीक है, फिर आता है नियोन, ठीक है। इससे पहले नाइट्रोजन से पहले 6 आ गया कार्बन, ठीक है। और ये एलिमेंट्स अभी इस तरफ लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे, लिथियम बेरिलियम जो भी है, लिथियम से स्टार्ट हुआ ना ग्रुप, बेरिलियम बोरॉन, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन, इस तरह से हम देखते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो आयनीशन एंथैल्पी है दैट गोज इंक्रीजिंग, बढ़ती जाती है, क्योंकि साइज कम होता है। लेकिन यहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आता है, नाइट्रोजन की जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़्यादा, लेफ्ट राइट बढ़ रही है ना, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से, लेकिन नाइट्रोजन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, नाइट्रोजन की जो ΔIH है दैट इज आयनीशन एंथैल्पी, इट इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका कारण भी बड़ा सिंपल सा कारण है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है फुली हाफ फील्ड होती है, फुली हाफ फील्ड इज एक्स्ट्रा स्टेबल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है फुली हाफ फील्ड है विच इज एक्स्ट्रा स्टेबल, एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ना फुली हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है, ठीक है। इट इज लेस स्टेबल, तो है तो ये भी स्टेबल, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, फुली हाफ फील्ड, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, मीन्स आयनीशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा होगी। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो जैसे आपने हेलोजन्स में पढ़ा था कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, हेलोजन के केस में ये क्वेश्चन पढ़ते थे, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है लेस नेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैसे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से एसिस्टाइन, ये एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप में, एक ग्रुप है, ग्रुप 17 हेलोजेंस। तो नीचे की तरफ जाते हैं तो मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाती है ΔEGH, ठीक है। तो ये तो पता है कि पीरियड ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, तो इसकी ज़्यादा नेगेटिव होने, सॉरी बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव, सॉरी बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव।
तो मतलब इसकी कम नेगेटिव होनी चाहिए और इसकी ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन वो उल्टा हो जाता है कि फ्लोरीन की जो है लेस नेगेटिव हो जाती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम एंड पोलोनियम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सल्फर की जो है वो लेस नेगेटिव होना चाहिए ऑक्सीजन से, लेकिन ऑक्सीजन की जो है लेस नेगेटिव है एज कम्पेयर टू सल्फर। तो इसमें कारण दोनों का एक ही है कि जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, इसमें जो बाहर वाला शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन आना है वो 2p सब शेल है, विच इज़ जिस जो जो जहाँ जो एक स्मॉल साइज का सेल होता है और वहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो बड़ी कम होती है, एंड देयर फोर ऑक्सीजन एज वेल एज फ्लोरीन दोनों जो है गिव लेस अट्रैक्शन टुवर्ड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू सल्फर एंड क्लोरीन। ऑक्सीजन जो है सल्फर से कम अट्रैक्शन दे पाता है, तो इसलिए सल्फर की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन आपने प्लस में पढ़ा हुआ, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि आप अगर एग्जाम में आ जाता तो उसको अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, एक और फिजिकल प्रॉपर्टी में ले लेते हैं। जो ऑक्सीजन होता है इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर बट सल्फर इज सॉलिड एट, सल्फर एंड अदर जो ग्रुप मेंबर्स है दे आर सॉलिड। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है, ऑक्सीजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर बट सल्फर इज सॉलिड, सल्फर एंड अदर आर सॉलिड्स। ठीक है, तो इसका कारण मैंने पहले भी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फास्फोरस के केस में भी हमने किया था। जिस तरह से नाइट्रोजन जो मल्टीपल बॉन्ड कर सकता है, वैसे ही ऑक्सीजन भी कैन ऑल्सो फॉर्म पी पाई बॉन्ड बना सकता है एंड अपनी बैलेंस जो सेटिस्फाई कर सकता है मॉलिक्यूल के अंदर ही। इसलिए वो डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल्स, इट विल एग्जिस्ट एज डिस्क्रिएट्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वन डबल फोर्सेस। डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि अलग अलग मॉलिक्यूल का रहना, अलग अलग मॉलिक्यूल जो उसके रह सकते हैं। तो देयर फोर विच आर हेल्ड बाय वीक वन फोर्सेस एंड देयर फोर इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर। बट सल्फर कैनॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, इट विल हैव पक्कर रिंग स्ट्रक्चर of S8 molecules, therefore it is solid at room temperature। पक्कर रिंग स्ट्रक्चर इस तरह से, पक्कर मुकुट की तरह स्ट्रक्चर होता है एसिड मॉलिक्यूल का इनका, तो इसलिए वो क्या होते हैं, सॉलिड होंगे। इट इज पक्कर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ सल्फर विच मेक द सल्फर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। थैंक यू।